नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। इस सेशन में हम व्याकरण के विभिन्न टॉपिक से प्रश्न शामिल किए हैं। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, दंत वर्षज अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ईचू, ईचू, यशा, यशानाम, तालु। तो यह छोटी बड़ी च वर्ण माने, चू माने च वर्ण, च छ ज झ इया और य और स इतने तालु से बोले जाते हैं। तो यह तालव्य वर्ण है और यह इसमें पूछा है दंत वर्ण। तो यह भी नहीं है। ट और ठ, ऋतु, री, एरी है, ऋतु, ऋतु, रसाराम, रसाराम, मूर्धा। तो इतने मूर्धन्य वर्ण है। री, ट वर्ण और र और श षठोड़ इतने मूर्धन्य वर्ण है, तो यह भी कट जाएंगे। ईचु, यसा नाम, तालु, ऋतु, ऋतु, लसा नाम दंता, री, तु, लसा, लसा नाम दंता। तो यह दंती स है, मूर्धन्य स है और यह तालव्य, यह दंती स है, यह मूर्धन्य स है और यह तालव्य स है। तलरी, त वर्ग, तथा तथा, न और ल और स इतने तालु से बोले जाने वाले वर्ण हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और दंत वर्ण तो है, वर्षज भी है, अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? किसी वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण, और चौथा और दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण की श्रेणी में आता है। तो क्या है? पहला वर्ण है, तो अल्प प्राण भी है। अघोष क्या होता है? तो पहला और दूसरा किसी भी वर्ग का, वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं, तो किसी भी वर्ग का क से म तक स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। तो पहला और दूसरा अघोष होता है और तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होता है। तो यह अघोष भी है क्योंकि पहला है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ग, ज, छ, ट इनमें से तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? तो ग क्या है? ग कंठ वर्ण है, तो यह भी कट गया। ट क्या है? मूर्धन्य वर्ण है, तो यह भी कट गया। तालव्य वर्ण पूछा है, तो च, छ, ज यह तालव्य वर्ण है, तो यह तो राइट हो गया। लेकिन पूछा है महाप्राण। महाप्राण क्या होता है? दूसरा और चौथा वर्ण। तो च क्या है? पहला है और ज क्या है? तीसरा है, तो यह अल्प प्राण है, तो यह भी कट गया। बाकी बता छ, तो छ घोष पूछा है, तो किसी भी वर्ण का पहला और दूसरा अघोष कहलाता है। तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष या घोष कहलाता है। तो छ तो है, छ महाप्राण तो है, लेकिन घोष वर्ण नहीं है। घोष वर्ण नहीं है तो छ भी कट जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इनमें से कोई भी इन सब को पूरा करने वाला नहीं है, ना तालव्य वर्ण है, ना महाप्राण, न घोष है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार होता है? संज्ञा 5 प्रकार के होता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। तो परिवार, झुंड, यह झुंड है, झुंड, समूह, समुदाय, यह सब क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से उज्ज्वल रस या मधुर रस किसे कहते हैं? तो प्रीति जी ने उत्तर दिया है कि भक्ति रस, आकांक्षा जी ने उत्तर दिया है कि वात्सल्य रस।
मधुर रस तो भक्ति में भी पाया जाता है, श्रृंगार में भी पाया जाता है और वात्सल्य में भी पाया जाता है मधुर रस। लेकिन उज्ज्वल रस पूछा है, तो इसी क्वेश्चन को उलट कर या दूसरे फॉर्म में पूछ सकता है कि हिंदी में रसों में राजा या रसराज किसे कहते हैं, तो श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। तो उज्ज्वल भी क्या होता है, उज्ज्वल माने उठा हुआ, सबसे ऊंचा या पवित्र, तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा में कि तकनीकी भाषा में, राजभाषा में कि राष्ट्रभाषा में? तो ब्रज भाषा सर्वाधिक काव्य भाषा में प्रसिद्ध है और यह सौरसेनी अपभ्रंश से सौरसेनी अपभ्रंश से यह जन्मी है और हिंदी के पश्चिमी बोली के अंतर्गत आती है। पश्चिमी बोली के अंतर्गत आती है ब्रजभाषा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसकी माता जी बीमार है में सर्वनाम है, संकेतवाचक है कि संबंधवाचक कि अन्य पुरुषवाचक कि निजवाचक? तो मान लीजिए यह राहुल है, यह क्या है, राहुल नाम का बच्चा है और यह रमेश नाम का बच्चा है। 2 बच्चे हैं, राहुल और रमेश। तो राहुल कह रहा है कि उसकी माताजी राहुल रमेश से कह रहा है कि उसकी माताजी बीमार है। तो राहुल क्या हो गया, जो वक्ता होता है वो प्रथम पुरुष होता है, वह क्या होता है, प्रथम पुरुष होता है। आज जो सुनने वाला रहता है श्रोता, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। तो किसी तीसरे के बारे में दोनों बात कर रहे हैं, माता जी के बारे में, उसकी माता के बारे में, तो यह क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पुरुष अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष होता है, वैसे ही उन लोगों से जुड़ा हुआ सर्वनाम भी क्या होता है, प्रथम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपके घर में इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भी भेज दीजिए। तो इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार बताइए। तो कुछ क्या है, तो कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ और कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जबकि 2 वस्तुओं में संबंध जब होता है, वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है, और किसी चीज़ का निश्चित कि यह मेरा घर है, मेरा ही घर है, निश्चित है कि मेरा घर है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। और जब कोई कर्ता अपने आप कोई कार्य कर लेता है, वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है, जो अपने के लिए प्रयोग करता है कि मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। मूर्खा, विदुषी, कर्ता या याचिका? तो याचिका दी जाती है, याचिका की जाती है, तो यह स्त्रीलिंग है, विदुषी भी स्त्रीलिंग है। और जैसे सूत है तो उसमें आ प्रत्यय किसी भी पुल्लिंग शब्द में ता प्रत्यय या आ प्रत्यय जुड़ जाए, वहाँ पे वह शब्द क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग। तो मूर्ख मतलब मूर्ख पुल्लिंग है, ये मूर्खा हो गया तो स्त्रीलिंग हो गया। तो इसमें से बाकी बचा कर्ता, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कर्ता एक पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? गुरुनी होगा, गुरुवाइन होगा, गुरुवानी होगा कि गुरुवती होगा? तो गुरु का स्त्रीलिंग गुरुवाइन होगा। जैसे साधु का साधुवाइन होगा, साधु का साधुवाइन होगा, साधु का साध्वी होगा, गुरु का गुरुवाइन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए।
तो होश तो एक वचन है, लेकिन लोग क्या है, बहुवचन है, तो यह भी कट गया। प्राण क्या है, बहुवचन में प्रयोग होता है, तो यह भी कट गया। हस्ताक्षर बहुवचन में प्रयोग होता है, यह भी कट गया। जबकि चर्चा और जनता एक वचन में प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण क्या होता है, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह क्या होता है, उस शब्द को विशेषण कहते हैं। और जो विशेषण की विशेषता बताता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो शासन क्या है, शासन एक जातिवाचक संज्ञा है। अनुशासन, अनुशंसा भाववाचक संज्ञा है। अनुशासित, अनुशासित व्यक्ति, अनुशासित छात्र, तो यह क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरण की कोटि में, कोटि का शब्द है, विशेषण है, विशेष्य है, सर्वनाम है कि अव्यय है। तो जैसा क्या है, जैसा एक सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, वह शाम को घर जाएगा, वाक्य में वृत्ति का अर्थ कौन सा भेजा है। संभावना अर्थ है, संभावना किया जा रहा है इस वाक्य में, कि निश्चयार्थ का किया जाता है, कि संकेत किया जाता है, कि विध्यर्थ किया जाता है। तो इसमें निश्चय किया गया है, निश्चय है कि वह शाम को घर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। पानी बरस रहा है, तो पानी क्या है, पानी क्या है, करता है, और बरस रहा है क्या है, क्रिया है। तो इसमें कर्म मौजूद नहीं है, तो यही अकर्मक क्रिया है। जबकि मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, तो यह गेहूँ पिसवा रहा है, मैं क्या हो गया, कर्ता हो गया, गेहूँ कर्म हो गया, पिसवाना क्रिया हो गया, तो यह सकर्मक क्रिया है। श्याम निबंध लिख रहा है, तो श्याम कर्ता हो गया, निबंध कर्म हो गया, और लिखना क्रिया हो गया, तो यह भी है। राम मोहन को रुला रहा है, जब राधा मोहन रो रहा है तब अकर्मक क्रिया होगा। लेकिन कोई भी अकर्मक क्रिया, कोई भी अकर्मक क्रिया जब प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है तो वह सकर्मक हो जाती है। तो राम जब मोहन को रुलाने लगा तो क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। तो यह क्या है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, तो जब कर्ता स्वयं काम में न करके किसी और से करवाता है तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता है। तो मैं गेहूँ पिसवाता हूँ क्या है, प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, मैं गेहूँ पिसवा रहा। तो यह तीनों क्या है, सकर्मक क्रिया है, जबकि पानी बरस रहा है अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस वाक्य में संबोधन अव्यय का प्रयोग हुआ है। ऐसा काम मत करो, मैं पीछे आया था, मैं यह काम नहीं करूँगा, मैं काम के पीछे आया था। तो ऑप्शन नंबर डी, मैं काम के पीछे आया था। तो मैं कर्ता और काम के बीच में क्या है, संबंध है, तो यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। क्षणभर है, कि निसंदेह है, कि अन्यत्र है, कि अत्यंत है। तो अत्यंत, थोड़ा, थोड़ा अत्यंत माने बहुत होता है। अत्यंत का शाब्दिक अर्थ क्या है, बहुत है, बहुत है, बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा के अर्थ में अत्यंत का प्रयोग किया जाता है। तो अत्यंत में कोई ये नहीं है कि इसमें निश्चित कोई संख्या नहीं दिया गया है, तो यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो यह परिमाणवाचक, इसमें नापतोल रहता है, उसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। नापतोल जहाँ पे रहता है वहाँ परिमाण दिखलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से उर्दू के उपसर्ग में से बना शब्द कौन सा है।
इसमें उर्दू उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? कपूत है कि 19 है कि अधपका है कि खुशबू है? तब बू शब्द आ गया, खुश और बू माने क्या होता है? बुरा। बू बद, यह सब उर्दू के उपसर्ग हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इसमें क्या है? क धनपूत, यह हिंदी का उपसर्ग है। क धनपूत बराबर कपूत। ऊन उत धन निस 19 अध धन पका अधपका, यह हिंदी के उपन्यास है, जबकि यह उर्दू का उपन्यास है। उर्दू का उपसर्ग है खुशबू। क्वेश्चन 18, किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त सही नहीं है? प्रत्यय किस शब्द में सही नहीं है? पशुओं में, लोगों में, पीढ़ी में कि सदस्यों में? प्रत्यय सही नहीं लगा है, सही नहीं है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पीढ़ी में कोई प्रत्यय नहीं लगा है। पीढ़ी एक मूल शब्द है। क्वेश्चन नंबर 19 है, रेखांकित का कारक बताइए। मेढक को पत्थर से मत मारो। अधिकरण कारक है कि संबंध कारक है कि करण कारक है कि कर्म कारक है? मेढक को पत्थर से मत मारो, तब पत्थर क्या हो गया? साधन हो गया। मेढक को मारने का साधन क्या है? वह पत्थर है। तो किसी साधन से हम जो कार्य करते हैं उसमें करण कारक होता है कि पत्थर नहीं होता तो वह किससे मारता। तो पत्थर एक साधन है मेढक को मारने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से विदेशी शब्द बताइए। किशन है कि काजल है कि चितेरा है कि कारीगर है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कारीगर क्या है? कारीगर फारसी भाषा का शब्द है। तो कारीगर एक विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित तद्भव तस्तम में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? साखी, कबीरदास जी साखी लिखे हैं ना, तो साखी का साक्षी तस्तम होता है। साखी क्या है? तद्भव है। पहले तद्भव आएगा बाद में तस्तम। तो साखी तद्भव है और साक्षी तस्तम है। सुहाग क्या है? तद्भव शब्द है। और सौभाग्य क्या है? तस्तम है। तो सुहाग का सौभाग्य होता है। हल्दी क्या है? हल्दी एक तद्भव शब्द है। हल्दी क्या है? तो आइए क्या है? हरिद्रा। हरिद्रा नहीं होगा, हरिद्रा होगा। हल्दी का हरिद्रा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जबकि श्यामला क्या है? तद्भव है। श्यामल क्या है? तस्तम है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो। रेखांकित पद का कारक कौन सा है? कानो सुनी कर्ता कारक है कि कर्म कारक है कि संप्रदान कारक है, करण कारक है कि संप्रदान कारक है? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर फटाफट आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कानों से सुनी, कानों के द्वारा सुनी। तो कानों के द्वारा सुनी करण है। करण तत्पुरुष है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इसमें करण कारक है। संप्रदान का क्या चिन्ह है? के लिए होता है। कर्म कारक कर्ता का ने चिन्ह होता है। कर्म का को चिन्ह होता है। संप्रदान का के लिए होता है। तो कानों से सुनी है। से करण कारक का सिंबल है।
क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? आलू लिया गया है कि अंग्रेज की कैंची की कूली? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आलू क्या है? पुर्तगाली शब्द है, जबकि अंग्रेज अंग्रेजी शब्द है, कैंची तुर्की शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं शब्द पर विशेष फोकस कीजिएगा। अंधविश्वास में कि ख्याति प्राप्त में कि शपथ पत्र में कि सेवानिवृत्त में? तो सेवा से निवृत्त तो इसमें अपादान तत्पुरुष है। अपादान जब किसी कार्य से अलगाव के अर्थ में या भित्यार्था नाम भय हेतु भय के अर्थ में या तुलना के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है। शपथ पत्र, शपथ के लिए पत्र, तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं है। शपथ के लिए पत्र, इसमें भी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। फटाफट आंसर कीजिए, इनमें से कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का ए राइट आंसर। अंधविश्वास, अंधविश्वास अंधा है जो विश्वास, अंधविश्वास ख्याति प्राप्ति, ख्याति को प्राप्ति, इसमें भी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। तो इन तीनों में तो तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, लेकिन अंधविश्वास में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस विकल्प में के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण है? पदच्युत, रोकड़ी, रोकड़ बही, राह खर्च, देश निकाला, गुरु भाई, आशातीत, रसोई घर, देशभक्ति। फटाफट आंसर कीजिए, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 25 का, तो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर तत्पुरुष समास है। और देशभक्ति, देशभक्ति में देश के लिए भक्ति, तो संप्रदान तत्पुरुष का यह उदाहरण है। जबकि गुरु भाई आशातीत, तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। के लिए क्या होता है? के लिए संप्रदान तत्पुरुष का सिंबल होता है के लिए। तो रसोई के लिए, देश के लिए भक्ति, रसोई के लिए घर और देश के लिए भक्ति संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से किस शब्द में संधि विच्छेद सही है? उन्माद उत्माद होता है, उत धनमाद होता है, उत धनमाद होता है, उन्माद होता है, तो न में बदल जाता है। विधन आयाम व्यायाम, सतधन सार संसार होता है, निधन गुण निर्गुण होता है। तो फटाफट आंसर कीजिए, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। विधन आयाम व्यायाम, व्यायाम होगा, शुद्ध शब्द व्यायाम, विधन आयाम व्यायाम। जबकि सन धन यह सत होगा, सत धनसार संसार होगा, मूल शब्द संसार बनेगा। निह यहाँ पे निह रहेगा, निह उपसर्ग रहेगा, निह धन गुण बराबर निर्गुण, निर्गुण। क्वेश्चन नंबर 27 है, संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है? अनुचित माने गलत है। मातृच्छा यण संधि, मनिश्चिकित्सा विसर्ग संधि, तल्लीन व्यंजन संधि या स्वागत दीर्घ संधि। तो मातृधन इच्छा, मातृच्छा यह यण संधि का उदाहरण है। मनः धन चिकित्सा, मनः चिकित्सा विसर्ग संधि का उदाहरण है। तत धन लीन, तल्लीन
यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। लेकिन सुधन, आगत, स्वागत यह दीर्घ संधि नहीं है, इसमें भी यण संधि है। और यण संधि का एक टिक बता देते हैं, जहाँ पे व के आगे या य के आगे कोई भी इसे, इन दोनों को, य और व को अर्धस्वर माना जाता है, अर्धस्वर कहा जाता है हिंदी व्याकरण में। वो य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। कोई किसी दोनों अर्धस्वर के सामने कोई भी आधा वर्ण आए, चाहे आधा म आए, चाहे आधा प आए, वहाँ पे यण संधि होगा। जाहिर सी बात है, इसे गांठ बांध लीजिएगा कि जहाँ पर भी अर्धस्वर के सामने कोई भी आधा व्यंजन आए तो वहाँ पे यण संधि होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और केवल एक ही विधेय हो, उस वाक्य में क्या होता है? तो वह वाक्य सरल वाक्य होता है। एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, वहाँ पे सरल वाक्य होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए वहाँ जा पहुँची। वाक्य में पदबंध है, संज्ञा पदबंध है कि सर्वनाम पदबंध है कि क्रिया विशेषण पदबंध है कि क्रियापद है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। धीरे धीरे, तेज तेज, यह क्या होता है? क्रिया विशेषण का उदाहरण है, तो यह क्रिया विशेषण पदबंध है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची है? गृह है कि भुवन है? भुवन नहीं होता, यहीं पे भवन होता, यहीं पे भवन होता तो घर का पर्यायवाची हो जाता, तो यह ऑप्शन गलत है। आलय है लेकिन निकुंज नहीं है, तो यह भी गलत है। सदन तो घर को कहते हैं लेकिन साकेत नहीं कहते हैं, तो यह भी गलत है। तो निलय और निकेत क्या होता है? घर का पर्यायवाची शब्द होता है, घर का पर्यायवाची शब्द होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नदी का तटनी, पयस्विनी, आपगा, सरसी। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सरसी माने तालाब होता है, तालाब का यह पर्यायवाची शब्द है, न कि नदी का। अपगा, पयस्विनी और तटनी यह नदी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है? अनुचित पूछा है। असीम का ससीम है, ऐहिक का पारलौकिक है, अतिवृष्टि का बहुवृष्टि है कि अतिथि का अतिथेय है? विलोम की दृष्टि से गलत शब्द का चयन करने के लिए बताया है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यह गलत है। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा बारिश, वृष्टि माने क्या होता है? बारिश होता है, तो बहुत ज़्यादा बारिश। अब बहुवृष्टि, तो अतिवृष्टि का अनावृष्टि रहेगा, अनावृष्टि रहेगा। अतिवृष्टि का अनावृष्टि विलोम शब्द रहेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द सही नहीं है? इसमें भी गलत पूछा है। वैमनस्य का सौमनस्य, शांत का क्लांत, मृषण का रुच, निषिद्ध का विहित। फटाफट आंसर कीजिए, कौन सा गलत है? क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। शांत का अशांत होगा, न कि क्लांत होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जबकि वैमनस्य का सौमनस्य विलोम शब्द होगा, मसण का रुक्ष होगा, मृषण का रुक्ष होगा, निषिद्ध का विहित होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, खेचर शब्द का अर्थ समूह चुनिए। पक्षी, गधा, व्योमपुत्र, पक्षी, ग्रह, देवता, आकाश, मेघ, आसमान, ग्रह, नभ, व्योम। फटाफट आंसर कीजिए। तो पक्षी क्या होते हैं? आकाश में विचरण करते हैं। खेचर माने क्या होता है? आकाश होता है। तो
पक्षी आकाश में भी विचरण करते हैं। ग्रह भी, सूर्य पृथ्वी सब ग्रह, 9 ग्रह भी आकाश में रहते हैं और देवता भी आकाश में विचरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद क्रमशः असंगत है? गलत पूछा है। वरण, वारण, त्यागना, चुनना। वरण का त्यागना, चुनना। मोर का मोर, मोर का पक्षी विशेष और मुकुट। तो मोर का, देखिए मोर का पक्षी होता है, विशेष पक्षी का नाम है मोर, और मोर माने मुकुट होता है, यह सही है। प्रहार, किसी को पर प्रहार करते हैं तो चोट होता है, तो चोट सही है। अपरिहार का समाधान होता है। व्यंजन माने पंखा होता है और व्यंजन माने पकवान होता है। लेकिन वरण माने त्यागना चुनना नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसका वारण माने त्यागना होता है और वरण माने चुनना। जैसे स्वयंवर में वरण करते हैं ना, हम चुनते हैं ना सही लड़की को स्वयंवर में, तो वरण इसका ठीक विपरीत कर दिया। वरण माने चुनना होता है और वारण माने त्यागना होता है, तो इसको उल्टा कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, वज्रदेह में समास बताइए। बहुव्रीहि समास है कि तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है कि द्वंद्व समास है? फटाफट आंसर कीजिए। वज्रदेह माने, फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 36 का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वज्रदेह में वज्र के समान शरीर वाला तथा पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। कुलंगार है, कुलकंटक है, कुलकेतु है कि कुलीन है? तो जो श्रेष्ठ परिवार में जन्म लेता है उन्हें कुलीन कहते हैं। कुलकेतु, कुलकंटक, कुल का कांटा कुलकंटक होता है। प्रतिनिधि व्यक्ति के लिए पूछता है कुलंगार, कुल को नाश करने वाला कुलकेतु होगा। प्रतिष्ठित व्यक्ति को, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिनिधि व्यक्ति को, प्रतिष्ठित व्यक्ति को कुलकेतु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? प्रवृत्त है कि दधीचि है कि ज्येष्ठ है कि प्रदर्शनी है? क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रदर्शनी शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटिए। तमाम देश में यह बात फैल गई है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा उतार चढ़ाव देखा। कई कचहरी के वकील ऐसा कहते हैं, मैं गर्म गाय का दूध पीता हूँ। मैं गाय का गर्म दूध पीता हूँ, यह होगा। तो यह भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 39 का और कई कचहरियों के वकील ऐसा करते हैं। कचहरी के कई शब्द यहाँ लगाया नहीं जाएगा। वो कचहरी के वकील ऐसा कहते हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा उतार चढ़ाव देखा। हमने अपने जीवन में बहुत सा उतार चढ़ाव देखा। तमाम देश में यह बात फैल गई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वह जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। सभी छात्रों से सोहन श्रेष्ठ है। सभी छात्रों में मोहन श्रेष्ठ है। सभा में सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। इनमें से अशुद्ध पूछा है, गलत। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वह जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, यही ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड है और यह एक साप्ताहिक पत्र है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 42 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? तो हिंदी में कानून की दृष्टि से 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता मिला है, लेकिन 24 भाषाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अंग्रेजी भाषा को। क्वेश्चन नंबर 43 है, अंधा युग के रचनाकार कौन है? तो अंधा युग धर्मवीर भारती का रचना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे? चिरंजीवी लिखेंगे कि पूजनीय हो लिखेंगे कि परम पूज्य लिखेंगे कि हितैषी लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, चिरंजीव लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? नियम में कि आदेश में कि कर्तव्य में कि अधिकार में? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नियम में अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है, आदेश में भी अधिकार में भी, लेकिन कर्तव्य में अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आज के इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आशा है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर यह प्रश्न आपके परीक्षा को उपयोगी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।